हेलो बच्चों, तो वैद्युत आवेश और क्षेत्र का लेक्चर नंबर 6 और आज हम लेक्चर नंबर 6 में पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव में आप ये भी निकालेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हम निकालेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे एक बार वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में, यानी कि हम उसके एक्सिस पे निकालेंगे। दूसरी बार निकालेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके निरक्षीय स्थिति में, यानी कि उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे, यानी कि उसके परपेंडिकुलर पर हम जाकर निकालेंगे। और तीसरे केस में हम किसी भी बिंदु पर कहीं भी उठाकर यहाँ पे रख दो, हम वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से निकाल ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और सबसे पहले हेडिंग डालते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो हेडिंग लगा लो वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब है कि यहाँ पे हम दो ध्रुव की बात करें, यानी कि दो पोल की बात करें। डाइपोल का मतलब हुआ कि दो पोल की बात हम यहाँ पर करेंगे, तो वही हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखो, एक हमने यहाँ पर ले लिया ये -q आवेश ले लिया, और दूसरा हमने यहाँ पर हमने +q आवेश लिया। एक -q आवेश लिया और एक यहाँ पे +q आवेश ले लिया। अब देखो यहाँ पर हमारे दो ध्रुव बन रहे हैं, एक तो -q की वजह से, एक +q की वजह से। बस ये हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है। अब इसका जो दूरी होती है इन दोनों आवेशों की, यानी दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी जो होती है, इस दूरी को हम बोलते हैं 2l। इस दूरी को हम 2l बोलते हैं। अब तुम चाहो तो इसको d ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम चाहो तो x ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हम 2l क्यों मानते हैं यहाँ पे, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि हम इस पूरे द्विध्रुव जो बन रहा है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये हमारा इसका मध्य बिंदु होगा जिसे हम O से रिप्रेजेंट करेंगे, और पहले आवेश से मध्य बिंदु के बीच की दूरी l, और यहाँ से इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी। ठीक है। ज्यादातर किताबों में ऐसा लिखा हुआ मिलता है l और l, इसलिए हमने यहाँ पर भी l और l ले लिया। इसका एक फायदा और होगा कि हम यहाँ पे 2l दूरी इसलिए ले रहे हैं ताकि l और l में डिवाइड हो जाए। और जब हम अक्षीय स्थिति में, यानी कि यहाँ से अक्षीय स्थिति में यहाँ पर आकर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो हमेशा वैद्युत द्विध्रुव में जो दूरी नापी जाती है वो केंद्र से नापी जाती है। इसीलिए हमने इसको 2l लिया ताकि l और l हो जाए, हमारा कैलकुलेशन आसानी से हल हो जाए। अगर हम पूरे को x मान दे तो यहाँ x/2 आता है, फिर थोड़ा कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है। अगर आप मान लो x, फिर इसको x/2 या इसको d मान लो, d/2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। लेकिन फार्मूला जाके थोड़ा कुछ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यही हमारा होता है वैद्युत द्विध्रुव होता है। इसकी परिभाषा भी लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या होता है। तो ये कहलाता है कि दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को अत्यंत निकट रखने पर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, यानी कि दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को, कोई भी दो आवेश ले लो, परिमाण दोनों का क्या होना चाहिए, समान, यानी कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो समान होना चाहिए। बस उन दोनों की प्रकृति जो होगी वो अलग अलग होनी चाहिए, यानी एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा, माइनस होना चाहिए। तो इन दोनों को जो पास में रखते हैं तो उससे जो निकाय बनता है या एक सिस्टम बनता है, उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है। जैसे अगर इसके कुछ एग्जाम्पल ले लो, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ले लें हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पर देख लें तो NaCl सबसे पहला यही हो गया, NaCl ले लो, H2O
ओ ले लो। जब इन दोनों को हम अलग अलग करके लिखेंगे तो ये हमारा क्या बनाएगा, एक निकाय बनाता है, और ये क्या होता है, एक इसी निकाय को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे चीज ध्यान रखना कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, बहुत ही कम होती है, यानी कि मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में इसकी दूरी होती है। ठीक है, माइक्रोमीटर में भी इसकी दूरी होती है, तो इसकी दूरी जो होगी बहुत कम होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, नोट कर लो, इसको नोट कर लिया। चलिए, अब इसी से रिलेटेड हम एक टर्म और डिफाइन करेंगे, वो हमारा कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसी से रिलेटेड टर्म है। इस टर्म को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, ये वैद्युत द्विध्रुव की जो सामर्थ्य होती है, जो शक्ति होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव का जो सामर्थ्य होगा उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर एक हमने वही आवेश ले लिया, एक -q ले लिया और यहाँ पे एक +q आवेश ले लिया। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, यहाँ से ज्वाइन कर दिया। इसके मिड पॉइंट को हमने मान लिया O है, यहां से इसकी दूरी L मान लिया और यहां से इसकी दूरी भी क्या मान लिया, L मान लिया। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे P से, और P बराबर इसका फार्मूला होता है Q × 2L। यानी कि इसको ऐसे ही पढ़ते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उसके किसी एक परिमाण तथा दो आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, यही इसका डेफिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो P बराबर जो हो जाएगा Q × 2L के बराबर होता है। यानी कि किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये हमारी एक सदिश राशि होती है। वैद्युत द्विध्रुव जो है ये होता है हमारी एक सदिश राशि होता है। द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा हमारी सदिश राशि होगा। अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका SI मात्रक जो होगा, इसका SI मात्रक, अब यहीं से निकालो इसका SI मात्रक क्या होगा। देखो आवेश का SI मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा, और लंबाई किसमें होगी, मीटर में होती है, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। तो इसका मात्रक हमारा निकल जाएगा कूलाम मीटर के बराबर, इसका मात्रक निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक सदिश राशि होती है। अगर ये सदिश राशि है तो इसकी कुछ ना कुछ दिशा भी होगी। ठीक है, अगर ये सदिश राशि है तो इसकी कुछ ना कुछ दिशा भी होगी। तो अब देखो इसकी दिशा किधर से होती है, ये ऊपर वाला मीटर तो ये हो गया है ना, नोट कर लो इसको ऊपर वाले को। चलिए देखो इसकी दिशा होती है, इसकी दिशा हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी जो दिशा होगी, यानी कि जो इसका डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन हमेशा किधर होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। हमेशा इसका डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ हमेशा इसका डायरेक्शन होता है। ये इसका क्या कहलाता है, दिशा होता है। ठीक है, तो अगर इसकी परिभाषा लिखनी चाहो तो इसकी परिभाषा भी लिख सकते हो, वही जो भी मैं बता रहा था वही इसकी परिभाषा, और कुछ लिखना नहीं है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण लिख दो चाहो तो किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उसके किसी एक आवेश के परिमाण, उसके किसी एक आवेश के परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। दूरी के गुणनफल के बराबर होता है।
दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इस चीज को ध्यान रखना कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, ये वैद्युत द्विध्रुव की सामर्थ्य होती है, इसकी जो शक्ति होती है वही हमारी क्या कहलाती है, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, इसका फार्मूला हो जाएगा P इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू L के बराबर हो जाएगा। अब क्योंकि ये सदिश राशि है तो यहाँ पे क्या लगा लो, वेक्टर का चिन्ह भी लगा लो, क्योंकि हमने लगा दिया, बता दिया कि सदिश राशि है, इसकी डायरेक्शन बता दिया है, डायरेक्शन किधर होगा, दिशा किधर होगी, ये ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ इसकी दिशा होगी हमेशा। तो इसका जो एसआई मात्रक होगा वो हमारा कूलम मीटर के बराबर होता है। ठीक है, इतना नोट कर लो। इसमें अभी क्वेश्चन करते हैं, इस पे नोट कर लिया इसको। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, फिर आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो हमारा एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, जो दो डेरिवेशन है उसका, दो डेरिवेशन में से अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि दिए गए निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। दिए गए निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको एक निकाय बनाकर दे रहे हैं। ठीक, ये निकाय मान लो ये इस तरीके से है यहाँ पे। ठीक, ये पॉइंट मान लो दिया है a,0, ये पॉइंट हमारा दिया है 0,a, यहाँ पर आवेश है +q, यहाँ पर आवेश भी है +q, और यहाँ पर आवेश है, ये पॉइंट O है, इस पे आवेश है -2q के बराबर है। इस पे आवेश जो दिया है ये -2q आवेश दिया है। कह रहा है कि दिए गए निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इसका आघूर्ण ज्ञात करना है। अब देखो आघूर्ण का फार्मूला जो हम पढ़े थे कि आघूर्ण का फार्मूला होगा Q इंटू 2L के बराबर होगा। ये हमारा क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। यहाँ पर देखो हमारा वैद्युत द्विध्रुव नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे परिमाण, आवेश का परिमाण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब यहाँ पे Q है, यहाँ पर क्या है -2Q है। तो हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। देखो इसको इस तरीके से बना देते हैं, दो पार्ट में ब्रेक करके, कि ये पॉइंट हमारा कितना दिया है a,0, और यहाँ पे आवेश दिया है +q, और यहाँ पे आवेश भी दिया है +q, यहाँ पे आवेश दिया है +q, और ये पॉइंट दिया है 0,1। जो ये पॉइंट है इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। एक तो हो जाएगा हमारा -q और दूसरा भी हो जाएगा -q। अब देखो यहाँ से हमारा एक द्विध्रुव बन रहा है और यहाँ से भी एक द्विध्रुव बन रहा है, कि इस माइनस आवेश को और इस माइनस आवेश को और इस प्लस आवेश को ले लो तो एक द्विध्रुव बन जा रहा है। क्योंकि द्विध्रुव की कंडीशन क्या थी कि दोनों आवेशों का परिमाण समान होना चाहिए और उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। तो देखो इसका परिमाण क्यों, प्रकृति क्या विपरीत है। जरा इस -q इस +q को देखो तो परिमाण समान है और प्रकृति क्या विपरीत है। तो एक द्विध्रुव यहाँ से बन गया, एक द्विध्रुव हमारा यहाँ से बन गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ का द्विध्रुव निकाल लो और यहाँ का द्विध्रुव निकाल लो। यहाँ का द्विध्रुव तो आसानी से निकाल सकते हो। इसको मान लो Q1 है, इसको मान लो कितना है, Q2 के बराबर है। और इनके बीच की दूरी, यहाँ से देखो इनके बीच की दूरी a है और यहाँ से भी इनके बीच की दूरी कितना दिया है, a, यानी 2L का मान कितना जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें कह रहा है कि दिए गए निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इस पूरे निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। अब हमें पता है कि ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ये कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। जब सदिश राशि होती है तो चलिए वही वाली कहानी याद करो कि एक हमारा दिया है, एक वेक्टर दिया है, यहाँ पे ये वेक्टर a दिया हुआ है सदिश a और यहाँ पे सदिश b दिया हुआ है। अगर इसका परिणामी सदिश निकालना है तो ये बीचों बीच से परिणामी सदिश जाता था और परिणामी सदिश हो जाएगा, यानी कि रिजल्टेंट हो जाएगा, वो किसके बराबर होता था, रूट में a² + b² + 2ab cos थीटा के बराबर आता था। अब देखो यहाँ से इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक, तो यहाँ से देखो अगर मैंने इस द्विध्रुव को मान लेते हैं कि ये हमारा द्विध्रुव P1 है। ठीक, सॉरी द्विध्रुव आघूर्ण P1 है।
और यहाँ का जो आघूर्ण है, ये आघूर्ण हमारा कितना है, P2 है। तो अगर मैं यहाँ से P1 का मान निकालूंगा तो P1 का मान कितना हो जाएगा, Q इंटू A के बराबर होगा। और जो यही मान जो हो जाएगा P2 का भी मान हो जाएगा Q इंटू A के बराबर। एक आवेश का परिमाण, उनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितना है, A है, यहाँ पे कितना A है। तो इस दोनों को हम क्या मान लेते हैं, इन दोनों को हम P के बराबर मान लेते हैं। अब इसका परिणामी निकाल लेते हैं यहाँ पे, यानी कि हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, P नेट का मान निकाल लेंगे, वही तुम्हारा निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से P नेट का मान जब निकालोगे तो सेम इसी तरीके से निकालो। तो A स्क्वायर A की जगह P है और B की जगह भी क्या है, P, क्योंकि दोनों P1 P2 बराबर था तो हमने इसको क्या मान लिया, P के बराबर मान लिया। तो ये हो जाएगा हमारा P स्क्वायर प्लस है, इसको मिटा दो, ठीक है। चलिए P स्क्वायर प्लस का 2AB इंटू कॉस थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है। तो यहां से हमारा P नेट का मान निकल जाएगा रूट में, ये हो जाएगा 2P स्क्वायर प्लस का 2P स्क्वायर इंटू कॉस 90। कॉस 90 का मान देखोगे तो कॉस 90 का मान कितना होगा, 0 होगा। कॉस 90 का मान 0 होता है तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हमारा बचा क्या, यहाँ से हमारा निकल जाएगा P नेट बराबर रूट में 2P स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं P रूट 2 के बराबर। अब P का मान कितना है, QA, तो ये हो जाएगा Q इंटू A रूट 2 के बराबर निकल जाएगा, यानी कि P नेट का मान निकलेगा यहाँ से हमारा जो फाइनली आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा P नेट बराबर QA रूट 2 के बराबर हो जाएगा। ये इसका मान निकल जाएगा। निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो QA रूट 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, सिंपल सा था, बस हमने काम इतना सा किया कि यहाँ पे हमारा आघूर्ण नहीं बन रहा था तो हमने क्या कर लिया, इसको दो पार्ट में इसको ब्रेक कर लिया, माइनस क्यू को, एक माइनस क्यू इसके साथ ले लिया तो एक आघूर्ण यहाँ पे बन गया, और एक माइनस क्यू को इसके साथ ले लिया तो एक आघूर्ण क्या हुआ, यहाँ पर बन गया। जब दोनों का आघूर्ण बन गया तो दोनों का हमने आघूर्ण यहाँ से P1 P2 निकाल लिया। अब देखा कि यहाँ P1 P2 दोनों अलग अलग है और निकाय का हमें चाहिए, यानी कि परिणामी आघूर्ण चाहिए यहाँ पे, तो हमने क्या कर लिया, P नेट का मान निकाल लिया। हमें पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो सदिश राशि का P नेट हमारा किस तरीके से, परिणामी बल किस तरीके से निकलता है, रिजल्टेंट तरीके से हम आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक है। बस काम वही कर दिया आसान से, ठीक, नोट कर लो इतना, हो गया यहाँ तक। चलिए अच्छा, इसका अगर मात्रक लिखना हो तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर के बराबर हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा, इसका मात्रक आ जाएगा कूलाम मीटर, ठीक है। नोट कर लो इसको, नोट कर लिया। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ से दो डेरिवेशन जो आएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे अगली हेडिंग लगा लो कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। ये चीज हमें निकालना है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला है हमारा कि वैद्युत द्विध्रुव से अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। अच्छा यहाँ पर देखो, जो अक्षीय स्थिति है, इस अक्षीय स्थिति को कभी कभी अनुदैर्घ्य स्थिति भी बोल देता है। तो चाहे अक्षीय स्थिति बोले चाहे अनुदैर्घ्य स्थिति बोले, दोनों बात सेम ही होती है, ठीक। तो यहाँ पे पहले एक द्विध्रुव बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा मान लेते हैं माइनस क्यू आवेश है, ठीक। यहाँ पर हमारा एक प्लस क्यू आवेश है।
इन दोनों को मिला दिया, ठीक। इसका जो मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु को हमने क्या दे दिया, आर दे दिया, बिंदु ओ दे दिया, ठीक। अब कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव से अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अक्षीय स्थिति में यानी कि इसी अक्ष में आगे की तरफ कहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट पी है, इस अक्षीय स्थिति में यानी कि जिस अक्ष में वैद्युत द्विध्रुव है उसी अक्ष में हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और यहां से जो इसका मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु से इस आर दूरी पर, या ऐसे मान लो कि यहां से इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है। आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम निकालिए, इस बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, ठीक। अगर इस प्लस क्यू की वजह से देखें तो प्लस क्यू की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो वैद्युत क्षेत्र क्या, प्लस क्यू की वजह से वैद्युत क्षेत्र हमारा इधर होगा, ये इधर हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा प्लस क्यू की वजह से। इसको नाम दे देते हैं 1 और इसको नाम दे देते हैं 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। देखो इस प्लस क्यू की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, बाहर की तरफ होगी, क्योंकि इससे पहले पढ़ चुके हैं कि प्लस क्यू की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है और माइनस क्यू की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू की ओर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये प्लस क्यू है और ये भी हमारा प्लस का है, तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। और इस माइनस क्यू की वजह से भी इस पॉइंट पे कुछ वैद्युत क्षेत्र होगा, और वो वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, देखो क्या, वो वैद्युत क्षेत्र हमारा जो इस तरफ होगा वैद्युत क्षेत्र, और इसको नाम क्या दे दो, E1 दे दो, क्योंकि वहां पे पहला दिया है E1 दे दिया इसको, तो यहाँ पे इसको क्या दे दो, E1 दे दो, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज देखो, हमने यहाँ पे जो पहला E2 जो वैद्युत क्षेत्र है उसको थोड़ा बड़ा बनाया है और E1 जो वैद्युत क्षेत्र है उसको क्या बनाया है, छोटा बनाया है। इसको जान के छोटा नहीं बनाया, इसका रीजन है, इससे बड़ा छोटा इसलिए बनाया है क्योंकि देखो प्लस क्यू की वजह से, या ऐसे देखो जो प्लस क्यू की या ये बिंदु जो है, ये बिंदु प्लस क्यू के क्या है, नजदीक है, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, अधिक होगा। और यही बिंदु इस माइनस क्यू से क्या है, दूरी पर है, तो इसमें वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि हमारा जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम का नियम का पालन करता है, यानी कि E जो होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के, यानी कि जैसे जैसे हम R का माने की दूरी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होती चली जाएगी। तो ये पॉइंट है जो बिंदु P है इससे क्या है, दूर है, और ये पॉइंट ये जो बिंदु ये प्लस क्यू आवेश जो है वो बिंदु P से क्या नजदीक है, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र थोड़ा ज्यादा होगा और इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, थोड़ा कम होगा, ठीक है। ये चीज हमें निकालना है यहाँ पे। अच्छा, इसके बीच की दूरी को हम मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी जो है 2L है, और यहाँ से लेकर ये दूरी हमारी L है, और यहाँ से लेकर ये दूरी भी हमारी कितनी है, L के बराबर, ठीक। बस हमारा क्वेश्चन हो गया, इतनी सी समझने वाली बात थी। अब यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र यहाँ बिंदु P पर क्या निकालना है, E नेट निकालना है। तो E नेट क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हमें निकालना है E नेट, यानी कि यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा E2 माइनस E1 के बराबर निकल जाएगा। अब E2 माइनस E1 क्यों लिखा है, क्योंकि देखो यहाँ पर E2 की क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है। देखो कुछ ऐसे है, ये दोनों क्या है, ऐसे है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। अगर दोनों क्षेत्र की तीव्रता एक ही तरफ होती है, दोनों क्षेत्र एक ही तरफ बन रहे होते तो दोनों को क्या कर देता, जोड़ देता। लेकिन अब दोनों अपोजिट साइड है, एक इधर जा रहा तो दूसरा इधर जा रहा है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो भी कैसी होती है, सदिश राशि होती है। तो सदिश योग का नियम लगा के आसानी से क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। सदिश का योग रूप लगा के जो अध्यारोपण का सिद्धांत, समझ लो कि जो अध्यारोपण का सिद्धांत था, यहाँ पे वही काम तो कर रहे हैं हम, अध्यारोपण का सिद्धांत लगा रहे हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में भी तो अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़े थे, जब दोनों क्षेत्र एक ही तरफ होते थे जोड़ता था, और जब दोनों तरफ क्षेत्र विपरीत तरफ है तो उनको क्या कर देंगे, घटा देंगे। और घटाएंगे कैसे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र ज्यादा है तो E2 हो जाएगा, और यहाँ पे कम है तो E2 में से E1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। बस E2 और E1 का मान उठाकर रख देना, हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक। बस इतना सा काम हमें डेरिवेशन में करना है। अब देखो चूंकि हम बोर्ड की कहानी कर रहे हैं तो बोर्ड के लिए हम थोड़ा सा 2-4 लाइन हिंदी में लिख भी देते हैं ताकि चेक करने वाला भी खुश हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिख लो कि माना देखो बोर्ड वाला जो होता है वो थोड़ा लिखा हुआ चाहिए उसे,
क्योंकि जब लिखा हुआ काफी भरी हुई होगी तभी नंबर मिलेगा, सही भी होना चाहिए तो, लेकिन थोड़ा हिंदी में लिखा हुआ होना चाहिए, किसी डेरिवेशन का नंबर पूरा पूरा नहीं देगा वो, ठीक है। तो लिख लो इसको कि माना दो बिंदु आवेशों माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर वैद्युत द्विध्रुव बना है, ठीक है। जिनके बीच की दूरी 2l है, ठीक। इनके बीच की दूरी 2l है, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां से भी निकाल लो कि आवेश माइनस क्यू से, आवेश माइनस क्यू की वजह से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर माइनस की वजह से वैद्युत क्षेत्र को हमने क्या दर दिया, E1 दिया है। तो E1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, E1 बराबर हो जाएगा KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर। अच्छा ये चीज तो याद है ना कि अगर मान लो यहाँ पर हमारा एक आवेश क्यू रखा है, इस आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालते थे, तो ये KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर के बराबर होता था। याद है कि भूल गए, ठीक है। यही तो होता था कि किसी आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर के बराबर होता था, जहाँ K का मान हमारा माध्यम पर डिपेंड करता था। अगर वो निर्वात में होगा तो कुछ दूसरा होगा, निर्वात में होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और निर्वात में कोई और माध्यम होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K के बराबर होता था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से माइनस Q से इस बिंदु P की दूरी क्या है, क्योंकि यहाँ से इसी बिंदु माइनस क्यू की वजह से इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ से दूरी निकालो। देखो यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी, देखो ये दूरी हमारी कितनी है, यहाँ से ये दूरी क्या हमारा r प्लस एल के बराबर होगा। देखो r प्लस एल के बराबर होगा, देखो कैसे, यहाँ से ये दूरी देखो, यहाँ O से लेकर P तक की दूरी कितनी है, L है, ठीक। और O से लेकर इस आवेश की दूरी कितनी है, L है। तो ये R और यहाँ तक की दूरी R और ये दूरी कितनी हो जाएगी, L। तो पूरी दूरी इस आवेश से माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी, R प्लस L के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे KQ डिवाइड बाई R प्लस L का होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला निकाल लो कि आवेश प्लस Q की वजह से, आवेश प्लस Q की वजह से बिंदु P पर, डॉट का जगह में लिख लेना, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E2 हो जाएगी। यहाँ पे देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे बिंदु P पर कितना, प्लस Q आवेश की वजह से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना, E2 है। और ये हमारा E2 बराबर निकल जाएगा KQ डिवाइड बाई वापस कितना होगा, R स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब जरा यहां से Q से इस P की दूरी निकालो कि यह दूरी हमारी R माइनस L के बराबर होगी। जरा देखो क्या दूरी R माइनस L के बराबर होगी, देखो जरा ध्यान से, यहां से लेकर इस बिंदु O से लेकर यहां P की दूरी कितनी है, R है। और इस Q से लेकर यहां तक की दूरी हमारी निकालनी है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है कि
यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमें क्या करनी है, निकालनी है। देखो O से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, O से लेकर P तक की दूरी R है और O से लेकर इस आवेश की दूरी कितनी है, L है। तो इस दूरी में से ये दूरी घटाओगे तो ये दूरी हमारी क्या होगी, निकल जाएगी। तो ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा L, तो ये दूरी हमारी कितनी निकल जाएगी, R माइनस L। तो ये नीचे हमारा हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यानी E2 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी KQ डिवाइड बाई R माइनस L का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इतना नोट कर लो, फिर ई नेट निकाल के खत्म कर लो इसको। चलो नोट कर लेते हो, नोट कर लिया। चलिए अब इसके बाद से कैलकुलेशन बचा है, बस समझने वाली चीज तो खत्म हो गई यहाँ पे। अब यहाँ से पूरा मैथ लगेगा आपका। ठीक है, देखो यहाँ से ई नेट निकालोगे तो ई नेट जो निकल जाएगा हमारा, ई नेट जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा E2 माइनस E1 के बराबर निकल जाएगा। और E1 का मान हमने निकाला था कि E1 बराबर हो जाएगा KQ डिवाइड बाई R प्लस L का होल स्क्वायर, और E2 बराबर निकाला था KQ डिवाइड बाई R माइनस L का होल स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से अब जरा सबका मान रख दो। यहाँ से मान रखोगे तो E2 का मान कितना है, KQ डिवाइड बाई R माइनस L का होल स्क्वायर, ये माइनस का KQ डिवाइड बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं कि E2 माइनस E1 क्यों किया है। अरे ये वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे ज्यादा वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कम है, तो बड़े में से क्या कर दिया, छोटे को घटा दिया। सिंपल सी कहानी है, यहाँ पर ध्रुवपण का सिद्धांत लगा दिया यार। ठीक है, अब देखो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, KQ कॉमन निकल जाएगा। तो अंदर जरा R माइनस L और R प्लस L का होल स्क्वायर, तो इसको एलसीएम लोगे तो R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर बचेगा। R माइनस L का होल स्क्वायर कटेगा तो ऊपर आएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, और माइनस का इससे ये कटेगा तो ये बचेगा R माइनस L का होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हमारा ई नेट का जो मान निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, KQ, ई नेट का मान आ जाएगा KQ। यहाँ से देखो जरा होल स्क्वायर ओपन कर दो तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक, यहाँ का होल स्क्वायर ओपन कर तो हो जाएगा R स्क्वायर, देखो यहाँ पे हो जाएगा R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर और माइनस का 2RL हो जाएगा। अब इस माइनस का अंदर गुणा भी होगा, देखो इस ब्रैकेट के साथ है, तो इस माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जरा ये देखो ये क्या हमारा इस टाइप से बन रहा है, A माइनस बी और A प्लस बी बन रहा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत है किसी को? चलिए आसान से सिंपल से कर दिया कैलकुलेशन। अब देखो यहाँ से R स्क्वायर L स्क्वायर R स्क्वायर L स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनली ई नेट जो निकल के आया वो ई नेट हमारा कितना निकल के आया, यहाँ से ई नेट बराबर निकल के आ गया, ये हो गया हमारा KQ, यहाँ से 4RL, तो ये हो जाएगा KQ इंटू 4RL डिवाइड बाई नीचे क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ई नेट बराबर हो जाएगा, देखो इसको लिख देते हैं, इसको इस तरीके से लिख देते हैं Q इंटू 2L, यहाँ से 2L बाहर निकाल लिया, इंटू K इंटू 2R। ठीक, यहाँ से 2 बाहर निकाल लिया तो 2R बचा, और 2 को L के साथ लिखे तो 2L हो गया, और डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा ई नेट बराबर आ गया, जरा देखो ये कुछ पहचानने में आ रहा है कि ये हमारा क्या है, Q इंटू 2L, यही तो हमारा क्या था, द्विध्रुव आघूर्ण था। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, P इंटू यहाँ पे K इंटू 2R, तो इसको ऐसे लिख दूं 2KPR डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनली फार्मूला निकल के आ गया। लेकिन हम आपको ये कहेंगे कि ये फार्मूला याद मत करो, ठीक है, ये फार्मूला भी याद मत करो, इसको नोट करो, इसको और थोड़ा सा आगे हल कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। इतना फार्मूला फाइनली कितना निकल के आया, 2KPR डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लो, इतना नोट कर लिया, चलिए नोट कर लिया ना जब वाला। अब देखो यहाँ पे जनरली ऐसा होता है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि जनरली ऐसा होगा
कि हमारा आर स्क्वायर जो होगा या आर जो होगा वो ग्रेटर देन एल होता है। आर जो होगा वो हमारा ग्रेटर देन एल होता है, यानी कि इस द्विध्रुव के केंद्र से बिंदु P की दूरी, यानी कि जो R का मान होगा, जिस दूरी पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, ये दूरी हमेशा बड़ी होती किससे? इन दोनों L से, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी से। अगर R जो होगा वो हमारा मीटर में होगा तो ये कहीं L जो होगा ये हमारा मिलीमीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा, ये इस तरीके से होगा, यानी R का मान जो होगा बहुत छोटा हो जाएगा। और जब उसको स्क्वायर करोगे तो R स्क्वायर जो हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, सॉरी हाँ, आर स्क्वायर हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा किससे? एल स्क्वायर से। जरा करके देखो, अगर 0.1 है, ठीक, मान लो आर का मान 0.1 मीटर है, और सॉरी आर का मान जो मान लो वो 2 मीटर है, ठीक, और यहाँ से एल का मान मान लो 0.1 मीटर है, ठीक, दोनों यहाँ से 2 मीटर है, एक कितना है 0.1 मीटर है, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। तो जरा इसका स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर करोगे तो ये कितना निकल जाएगा? आर स्क्वायर पे 4 निकलेगा और एल स्क्वायर पे कितना निकलेगा? 0.01 के बराबर। ये जितनी बड़ा होगा उतनी क्या होगा? छोटा होता ये चला जाएगा। तो यहाँ से हम जब ये आर स्क्वायर एल स्क्वायर से बहुत बड़ा होगा तो इसको हम ये मान लेते हैं कि एल स्क्वायर जो है वो टेंड्स कर जाता है किस तरफ? जीरो की तरफ टेंड्स कर जाता है। तो हमारा जो फाइनली निकल के आता है कि हमारा जो फाइनली यहाँ से निकल के आता है कि ई नेट का मान कितना होगा? तो हमारा ई नेट बराबर होगा यहाँ से 2kpr डिवाइड बाई, ये देखो यहाँ से कितना जाएगा? आर स्क्वायर बचेगा, ये तो एल तो क्या हो गया? 0 हो गया, आर स्क्वायर पे स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा? आर पे पावर 4 बन जाएगा, एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ई नेट जो निकल के आएगा हमारा यहाँ से ई नेट निकल के आएगा, ये हो जाएगा 2kp डिवाइड बाई आर क्यूब के बराबर होगा, ठीक है, 2kp डिवाइड बाई आर क्यूब के बराबर होगा। तो ये फार्मूला अब यहाँ से याद रखो कि अगर हमें वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी कि ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसके अक्षीय स्थिति में, यानी कि यहाँ पर कहीं पर चल के हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी कि उसी स्थिति में उसी अक्ष में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हमारी कितनी आ जाएगी? 2kp बाई आर क्यूब के बराबर हो जाएगा। 2kp बाई आर क्यूब, इसको रट्टा मान लो, इसको छोड़ दो, इसको रट्टा मान लो, 2kp बाई आर क्यूब के बराबर इसकी दूरी होगी, ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलिए, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक। अच्छा, अब इसकी जरा दिशा के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है ये हमारी सदिश राशि है, तो सदिश राशि है तो इसकी दिशा की बात कर लेते हैं। तो जरा देखो यहाँ से, अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करें तो क्या वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी फाइनली इधर निकल के आए। देखो ये बड़ा है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर आएगी? अरे यार ये कम बल लगा रहा है 2 न्यूटन का, ये 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, ये ऐसे धक्का दे रहे हैं एक दूसरे को, तो ये 2 न्यूटन ये 5 न्यूटन एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, 3 न्यूटन से इधर तो खसेगा, 11 विद्या तो पढ़ चुके हो कि 3 न्यूटन से इस तरफ ये खसकेगा, तो ये क्या होगा? इधर की तरफ बल लगाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? इस तरफ हो गई। अच्छा जरा ये बताओ, यहाँ से डायपोल यानी कि द्विध्रुव की दिशा किधर होगी? द्विध्रुव की दिशा किधर होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो ये दिशा जो हो जाएगी वो हमारी किसकी जाएगी? द्विध्रुव की दिशा हो जाएगी। यानी कि जब हम अक्षीय स्थिति में चलेंगे, यानी कि जब हम द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में चलेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो द्विध्रुव के दिशा के समान होगी। तो इस पॉइंट को यहाँ पे लिखो कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत द्विध्रुव के समान होती है, वैद्युत द्विध्रुव के समान या वैद्युत द्विध्रुव के दिशा में होती है, वैद्युत द्विध्रुव के दिशा में होती है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो देखो इधर वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा हो गई, उधर ही हमारी क्या होगी? द्विध्रुव की दिशा होगी, ठीक। अच्छा, अब कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन खटका होगा कि हम इसको जो हमारा बिंदु P है, इस बिंदु P को इधर ना रख के हमने इधर रख दिया बिंदु P को, तब क्या हो जाएगा? तो जरा देखो, अगर इस बिंदु P को तुम यहाँ की जगह उठाकर चलो, मैंने इस बिंदु P को यहाँ पर रख दिया, ठीक। तो अब जरा इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के दिखाओ। देखो ये बिंदु P जब इधर रख दूंगा तो इस Q की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी? इस तरफ हो जाएगी। ये हमारा क्या आएगा?
E1 आएगा। और जब इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या E2 इधर होगी। तो अब जरा ये बताओ E1 बड़ा होगा कि E2 बड़ा होगा, किसकी वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, किसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। देखो E1 से करीब है तो E1 की ज्यादा हो जाएगी। तो अब जरा बताओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर हो जाएगी। देखो ये छोटा है ये बड़ा है तो वापस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर हो जाएगी और हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा वो भी क्या है, इसी तरफ है। तो चाहे तुम पॉइंट इधर ले लो चाहे तुम पॉइंट इधर ले लो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी दिशा क्या आएगी, सेम ही आएगी। ये बात समझ में आया ना। अरे चलो मैंने यहाँ पे पॉइंट P को ले लिया, ठीक, पॉइंट P हमने यहाँ ले लिया, तो इस पॉइंट P पर इस आवेश की वजह वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, इस डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र होगा माइनस Q की तरफ होता है। और इसकी वजह से, इस आवेश की वजह से इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी। अब चूंकि ये बिंदु P जो है इस आवेश से क्या है, दूर है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, किसकी वजह से, प्लस Q की वजह से, और इस माइनस Q की वजह से यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो फाइनली जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्षेत्र की दिशा किधर आएगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसी तरफ तो आएगी हमारी। जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो आएगी हमारी इसी तरफ तो आएगी। और देखो ये वैद्युत ध्रुव की दिशा में दोनों क्या हो गए, एक ही साइड तो हो गए हमारे। तो मिला जुला के हमारा सब काम क्या निकल रहा है, वही निकल रहा है। हमें फाइनली याद क्या रखना है कि वैद्युत द्विध्रुव की वजह से अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी 2kp/r³ के बराबर होगी। और उसकी दिशा किधर होगी, जिधर वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होगी उधर ही हमारा क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी हो जाएगी। ठीक है, बस इतनी चीज हमें इसमें ध्यान रखना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इतना हो गया है सर। चलिए अच्छा एक काम करो, यहाँ पे लिख लो कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की दिशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा में होगी। यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कर लो, क्योंकि हम वैद्युत द्विध्रुव के लिए आघूर्ण की दिशा निकाले थे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा में होगी। ठीक है, क्योंकि वहां आघूर्ण की दिशा निकाले थे इसलिए यहाँ पे क्या लिख लो, आघूर्ण लिख लो। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया। अब इसके बाद दूसरा केस देखेंगे। ठीक, इसके बाद दूसरा केस है हमारा कि वैद्युत द्विध्रुव से निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति का मतलब है अब उसके जिस अक्ष में वैद्युत द्विध्रुव होगा उसके परपेंडिकुलर दिशा में, परपेंडिकुलर अक्ष पे हम लेंगे, यानी लंबवत अक्ष पे लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि ये हमारा -Q है। ठीक, यहाँ से ये दूरी, यहाँ पे +Q आवेश दिया हुआ है, ये हमारा पॉइंट O दिया हुआ है, यहाँ से R, यहाँ से मान लो यहाँ से ये पॉइंट हमारा दे रखा है P, यहाँ पे पॉइंट P मान लो, पॉइंट P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और ये मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है, इस R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो यहाँ की वही तो चीजें हैं कि यहाँ पे दूरी जो है ये हमारी L है और यहाँ पे ये भी दूरी हमारी किसके है, L के बराबर है। ठीक, तो इस -Q की वजह से, चलो इसको फिर से वही नाम दे दो कि ये हमारा फर्स्ट है और ये जो है ये हमारा कौन सा है, सेकंड है। ठीक, तो -Q की वजह से इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी, क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमारी इस डायरेक्शन में होगी। देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होगी हमारी इस डायरेक्शन में होगी, इस -Q की वजह से। और इसको नाम क्या दे दो, ये हमारा कितना है, E1 है। ठीक, इसी तरीके से इस +Q की वजह से इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। तो अब देखो ये हमारा प्लस है तो इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हमारी इस डायरेक्शन में जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को नाम क्या दे दो, ये हमारा कितना, E2 के बराबर है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगा, ये हमारा E1 हो गया। इतने में कोई दिक्कत है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी बात यहाँ पे क्या रहा है। ठीक है, कि हमारा इस -Q की वजह से इस
पॉइंट ऑफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में होगी, माइनस है तो माइनस की तरफ होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इस प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट ऑफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, प्लस क्यू से दूर की तरफ जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो ये कुछ देखने में समबाहु त्रिभुज की तरह लग रहा है, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये एंगल जो होगा कितना, मान लो ये थीटा है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, थीटा के बराबर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अच्छा अब यहाँ पे वही सब चीजें लिखनी है कि माना दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू माइनस क्यू की वजह से द्विध्रुव बन रहा है, तो वही सारी चीजें जैसे पिछले वाले में लिखे थे वो सारी चीजें यहाँ पर उतार लो, वो सब चीजें यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। जब यहाँ पे E1 का अगर मान निकालोगे तो E1 का मान क्या होगा, यानी वैद्युत क्षेत्र E1 का मान कितना होगा, तो E1 का मान हो जाएगा KQ डिवाइड बाई, यहां से इस बिंदु P से इसकी दूरी कितनी है, चलो इसकी दूरी हम यहाँ पे मान लेते हैं कि दूरी हमारी कितनी है, x के बराबर है, तो ये हो जाएगा KQ डिवाइड बाई x स्क्वायर के बराबर होगा। अच्छा जरा E2 का मान निकालो, जब E2 का मान निकालोगे तो E2 का मान होगा, ये हमारा होगा KQ डिवाइड बाई t, यहां से इस आवेश से इस पॉइंट की दूरी, अगर ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। देखो क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इसको मैं कैसे लिख दे रहा हूं, जो E1 होगा वही हमारा किसके बराबर हो जाएगा, E1 जो होगा वही हमारा E2 के बराबर हो जाएगा, ठीक। और यहां से हम क्या करते हैं कि E1 बराबर है E2 और इसको बराबर मान लेते हैं E के, ये हमारा जो है वो E के बराबर है, ठीक। अब जरा इस चीज को मैं यहाँ पे अलग बना रहा हूँ, ठीक। ये हमारा है E2 है, ये हमारा E2 है, और इस डायरेक्शन में ये जो है ये हमारा कितना है, E1 के बराबर, ये हमारा E2 है, ये हमारा कितना है, E1 के बराबर, ठीक। यहां से अब देखो ये दोनों ना, तो अब देखो यहाँ पे ये दोनों जो हमारा वैद्युत क्षेत्र आया है, ये वैद्युत क्षेत्र ना तो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं कि उनको जोड़ दो, ना दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं कि उनको क्या कर दो, घटा दो। अब ये कुछ एंगल पे जा रहे हैं, अगर यहाँ पे एंगल पे जा रही है तो अब यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा और इसकी वजह से ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा के बराबर आ जाएगा। तो वही चीज मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कि ये रिजल्टेंट आ जाएगा इन दोनों का, ये एंगल थीटा और ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, थीटा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक काम और करो कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ वो R दिया है, L दिया है और L दिया हुआ है, ठीक है। इस न्यूमेरिकल में पूरे R दिया है, ये L दिया है, L दिया, ये X नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से पहले X का मान हटाओ, तो X का मान हटाने के लिए ये एंगल थीटा है, तो जरा अगर राइट एंगल ट्रायंगल देखो, अगर इसको नाम कुछ A दे दो, चलो यहाँ पे A दे देते हूँ, तो OAP में इसमें देखो तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो वहां पे चाहो तो x का मान रख दो कि जो x होगा ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के बराबर निकल जाएगा। बस देखो सेम हमारा इसमें जो हमारा पूरा न्यूमेरिकल कर रहे थे वो किसमें कर रहे थे, r और l में कर रहे थे, तो r और l में हमारा वो मिल गया, ठीक है। अच्छा ये सब चीजें तो लिख ले जाओगे ना कि वही पुरानी से लिखनी है कि माना दो बिंदु आवेशों माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव बना हुआ है, जिसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और उनके बीच की दूरी कितना है, 2l के बराबर है। वही सारी चीजें यहाँ पर लिखनी है। तो केवल r और l लिया था, तो हमारा यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, r और l होना चाहिए। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा के x स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के बराबर हमने निकाल लिया, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पर देखो तो हमारे इसके क्या बनेगा, अगर इसके यहाँ E2 के देखो तो E2 का हमारा दो कंपोनेंट बनेगा। देखो यहाँ E2 से ये एंगल बना रहा है थीटा, तो एंगल की दिशा में जो कंपोनेंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा के बराबर हो जाएगा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना होगा, E2 sin थीटा के बराबर होगा, E2 sin थीटा के बराबर होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा एक काम करते हैं कि यहाँ से इसको E मान लेते हैं, इसको भी कितना मानते हैं, E मानते हैं, क्योंकि E1 E2 दोनों किसके बराबर है, E के बराबर है, तो ये जाएगा E cos थीटा के बराबर। कंपोनेंट निकालना तो आता है ना, ये कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, 9th में आपने सीखा होगा कि मान लो ये एंगल अगर थीटा है और ये मान लो अगर x है, ये दूरी x है। अब x के अगर मैं दो कंपोनेंट करना चाहूँ तो x के दो कंपोनेंट होगा, एक तो कंपोनेंट होगा cos में, एक कंपोनेंट होगा हमारा sin
साइन में, दो घटक निकालते हैं इसके। तो जिधर एंगल होता है, एंगल की दिशा में क्या होता है, ये हो जाएगा x cos थीटा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, x sin थीटा के बराबर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हम निकाल लेते हैं, या ऐसे भी कर लो, ये दूरी x मान लो, ये एंगल थीटा है, यहाँ पे लंब डाल दो, यहाँ से एक बार x का मान निकाल लो, तो यहाँ से हमारा x sin थीटा x cos थीटा निकल जाएगा। सिंपल कंपोनेंट ऐसे निकाल लो, ये कंपोनेंट निकालने का तरीका होता है, घटक निकालने का तरीका होता है। ठीक है, चलिए, तो यहां से वहां निकल जाएगा e cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, e sin थीटा हो जाएगा। अभी देखो तीसरा वाला जब आएगा तो उसमें भी यही खेल चलेगा। ठीक है, तो यहाँ अच्छा इसकी वजह से, इस e की वजह से, देखो इस e की वजह से एंगल की दिशा में जिस तरह कोण है, कोण की दिशा में, इस दिशा में क्या हो जाएगा, इस दिशा में हो जाएगा e cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर दिशा में हो जाएगा e sin थीटा के बराबर। अब देखो ये भी e cos थीटा, ये भी e sin थीटा, e sin थीटा, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और जो हमारा e नेट आ जाएगा, जो e नेट आ रहा था, ई रिजल्टेंट यानी कि e नेट जो आ रहा था, वो ई नेट हमारा किसके बराबर हो जाएगा, e cos थीटा प्लस e cos थीटा के बराबर निकल जाएगा। देखो इधर भी e cos थीटा दोनों जा रहा है एक ही दिशा में, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और ये दोनों परपेंडिकुलर में है, अभी विपरीत दिशा में है, दोनों विपरीत दिशा में है और दोनों बराबर है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ से। तो ये बन जाएगा हमारा e नेट बराबर निकल जाएगा 2e cos थीटा के बराबर। अब cos थीटा कितना होगा, यहाँ से cos थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो अगर यहाँ से cos थीटा का मान निकालोगे तो cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है, आधार का मान l है और कड़ का मान कितना x है, तो हो जाएगा l बाई x के बराबर। और x का मान निकालोगे यहाँ से तो x का मान हो जाएगा रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के बराबर, क्यों हो जाएगा l बाई रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब जरा सबका मान रख देते हैं, तो e नेट बराबर हमारा निकल जाएगा यहाँ से 2 इंटू ई का मान हमारा कितना है, के क्यू डिवाइड बाई r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के बराबर इंटू cos थीटा का मान कितना आ गया है, cos थीटा का मान आया है l डिवाइड बाई रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। चलिए एक काम को, थोड़ा सा जगह बना दो, इसको नोट कर लो, इतना चाहे पूरा नोट कर लो यहाँ से, फिर उसके बाद मैं आगे कर रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लिया, नोट कर लिया इसको। चलिए इतना मिटा दे रहा हूँ। यहाँ से देखो ई नेट बराबर अब हमारा निकल के आ जाएगा, वेक्टर का चिन्ह लगा चाहे रहने दो भी, ई नेट बराबर हो जाएगा 2q इंटू एल। जरा इसको सही से लिख देते हैं कि ये जाएगा q इंटू 2l इंटू के डिवाइड बाई q इंटू इस l को इसके साथ ले लिया, k को अलग कर दिया। अब देखो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पे 1/2, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पे पावर कितना जाएगा, 3/2 के बराबर। अब फिर से देखो ये हमारा कितना है, p के बराबर, ध्रुव आगुण है, तो ये हो जाएगा हमारा e नेट बराबर हो जाएगा p, या इसको ऐसे लिख लो के पी डिवाइड बाई r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पे पावर 3/2 के बराबर। अब ये फार्मूला में रखने के लिए भी नहीं कहूंगा कि ये फार्मूला भी न रखो, क्योंकि फिर वही काम करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा जनरली ऐसा होता है कि r जो होता है वो ग्रेटर देन l होता है, तो r स्क्वायर ग्रेटर देन l हो जाएगा। ठीक, यहाँ से और बड़ा हो जाएगा l से, तो l स्क्वायर से, तो l स्क्वायर जो होगा वो हमारा टेंस कर जाएगा किधर, जीरो की तरफ टेंस कर जाएगा, यानी कि जो l स्क्वायर होगा हमारा, जो यहाँ पे l स्क्वायर होगा ये टेंस कर जाएगा जीरो की तरफ, l स्क्वायर जीरो की तरफ टेंस करेगा, तो यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो देखो ई नेट बराबर बचेगा हमारा के पी डिवाइड बाई r स्क्वायर, प्लस ये जीरो हो जाएगा तो बन जाएगा r स्क्वायर पे पावर 3/2, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये निकलेगा ई नेट बराबर निकल जाएगा के पी डिवाइड बाई एक्स क्यूब के बराबर। ये फार्मूला याद कर लो, रट्टा मान लो इसको, इस फार्मूले को रट्टा मान लो कि के पी बाई एक्स क्यूब हो गया, सर एक्स क्यूब का लिखा हूँ यार, आर है ना, तो के पी बाई आर क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो जब वैद्युत ध्रुव से अक्षीय स्थिति में निकाले थे तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है, 2 के पी बाई आर क्यूब, और निरक्षीय स्थिति में कितनी आती है, के पी बाई आर क्यूब के बराबर आती है। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए, इधर वाला तो हो ही गया है ना। तो जरा इसका, चूंकि ये सदिश राशि है तो इसकी जरा इसका दिशा उसा भी देख लेते हैं कि दिशा किधर की तरफ होगा। तो जरा वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाओ
तो या वैद्युत द्विध्रुव की जैसे देखो तो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा हमारी ये हो जाएगी, इस तरफ हमारा क्या आ जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आ जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र हमारा किधर जा रहा है, देखो वैद्युत क्षेत्र हमारा जो परिणामिक वैद्युत क्षेत्र था, वो परिणामिक वैद्युत क्षेत्र हमारा किस तरफ आया था, इसी तरफ आया था, ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा दोनों इसी तरफ आया था, तो वैद्युत क्षेत्र किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। अब देखो दोनों क्या है, विपरीत दिशा में है। जब विपरीत दिशा में है तो अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखना चाहूं, अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखूंगा तो ई नेट हो जाएगा, ई नेट बराबर हो जाएगा माइनस के पी डिवाइड बाई आर क्यूब के बराबर। ई नेट जो हो जाएगा हमारा कितना जाएगा, माइनस के पी डिवाइड बाई आर क्यूब के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक की दिशा किधर जा रही थी, इधर जा रही थी, और एक दिशा किधर जा रही थी, इधर जा रही थी, यानी कि द्विध्रुव की दिशा, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इस तरफ जा रही है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ जा रही है। तो दोनों इस पे चलिए क्या लग जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, विपरीत दिशा में हैं। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा, यहां पे लिख लो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण के, द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में है, द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में है, द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में है। ठीक है, चलिए सिंपल सी कहा थी, इसको नोट कर लीजिए। अब देखो ये इससे पहले वाला जो डेरिवेशन था और ये वाला जो है, इन दोनों को नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा वीडियो को रिपीट करके देख लो, इसको एक बार खुद से करने की कोशिश कर लो, क्योंकि एग्जाम में अक्सर आता रहता है। ठीक है, चलो नोट कर लो, नोट कर लिया। चलो एक छोटा सा यहाँ पे और देख लो कि देखो जब अक्षीय स्थिति में निकाले थे, यानी कि ई जब हमने अक्षीय में निकाला था, अक्ष पे निकाला था, तो हमारा कितना आया था, 2kp डिवाइड बाई आर क्यूब के बराबर आया था। ठीक, 2kp डिवाइड बाई आर क्यूब। और जब निरक्षीय स्थिति में निकाला, जब हमने यहाँ पे निरक्षीय स्थिति में निकाला तो ई का मान हमारा कितना आया, kp बाई आर क्यूब के बराबर आया, kp बाई आर क्यूब के बराबर आया। और यहाँ पे 2kp बाई आर क्यूब के बराबर आया, जबकि दोनों का हमने डिस्टेंस जो माना था वो कितना सेम माना था, यानी कि मध्य बिंदु से r दूरी पर इधर भी निकाला था और r दूरी पर हमने क्या कर लिया, इधर भी निकाल लिया। तो हम कह सकते हैं एट सेम डिस्टेंस या समान दूरी पर, अगर मैं यहाँ पर निकालूं समान दूरी पर, समान दूरी पर जो होगा वो हमारा ई अक्षीय जो होगा, ई अक्षीय होगा, ये 2 टाइम्स होगा ई निरक्षीय के। समान दूरी पर ई अक्षीय जो होगा वो 2 टाइम्स हमारा किसके होगा, ई निरक्षीय के होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है ना कि ई अक्षीय जो होगा 2 टाइम्स किसके होगा, ई निरक्षीय के। जरा यहाँ से 2 को हटा दो तो ये क्या बन जा रहा है, ये हमारा अक्षीय, इसके निरक्षीय तो बन जा रहा है। अगर यहाँ से 2 हटा दो, kp बाई आर क्यूब किसके बराबर, निरक्षीय के बराबर है। तो इसको भी याद रखना कि ई अक्षीय जो होता है 2 इंटू ई निरक्षीय के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इतना हो गया। अगला लास्ट केस लेते हैं। ये लास्ट केस जो है बोर्ड में तो नहीं आता है, लेकिन पढ़ लेते हैं। बोर्ड का सिलेबस में तो ऐसा नहीं है लास्ट केस, लेकिन देख लेते हैं लास्ट केस हमारा क्या है। तीसरा पॉइंट है हमारा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, देखो इससे पहले वाले में जो हमने दोनों पढ़ा उसमें ये पढ़ा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हमने पढ़ा वहां पे, ठीक। तो एक का देखा हमने 2kp/r³, दूसरे का देखा kp/r³ के बराबर आया। अब यहाँ पे कह रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण के कारण किसी भी बिंदु पर, कोई भी बिंदु ले लो, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। जैसे यहाँ पर हम एक, आप यहाँ पे द्विध्रुव बनाते हैं, एक आवेश हमने प्लस क्यू ले लिया और दूसरा हमने माइनस क्यू, एक हमने प्लस क्यू ले लिया, ठीक। यहां से हमने मिलाकर एक द्विध्रुव बना लिया इसको, ठीक। इसका मध्य बिंदु O हो गया। अब कह रहा है कि इस पॉइंट पर, पॉइंट M दिया हुआ है, इस बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। तो अब देखो ये बिंदु जो है, ये बिंदु M जो है, ये द्विध्रुव आघूर्ण के लिए ना तो निरक्षीय स्थिति में है और ना तो अक्षीय स्थिति में है। तो अब ऐसे केस में हम केवल दूरी r लेकर नहीं चलेंगे। अगर हमें यहाँ से इसकी दूरी r पता रहे तो केवल r दूरी से काम नहीं चलेगा। अब हमें एक टर्म और लेना पड़ेगा, वो हमारा एंगल होगा, यानी कि यहाँ से हमें थीटा भी पता होनी चाहिए। तो फिर तो हम कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी पॉइंट हो, उस पॉइंट का आसानी से हम वैद्युत क्षेत्र निकाल ले जाएंगे। तो यहाँ से हम पोलर कोऑर्डिनेट लेकर चलेंगे और पोलर कोऑर्डिनेट होता है r, थीटा, यानी कि मूल बिंदु से दूरी और उससे एंगल बना हुआ कितना कोण बनाता है, ये कोण दोनों के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो इस कोण को जैसे जैसे मैं कम करता जाऊंगा, इस कोण को कम करता जाऊंगा, थीटा का मान कम करता जाऊंगा, ये सारे पॉइंट हमारे मिलते चले जाएंगे। इस कोण का मान क्या घटाते चले जाओ, देखो सारे पॉइंट मिलते चले जाएंगे। इस कोण का मान बढ़ाते चले जाओ, सारे पॉइंट मिलते चले जाएंगे। नीचे ले आओगे तो इस तरफ वाले पॉइंट हमारे मिल जाएंगे। और इस r की दूरी को बढ़ा दो तो यहाँ का पॉइंट मिल जाएगा, घटा दो तो यहाँ का पॉइंट मिल जाएगा। तो यानी r और m को हम चेंज करते जाएं तो सारे पॉइंटों को हम आसानी से निकाल सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जो हमारा r होगा, ये r जो होता है ये मूल बिंदु से दूरी होती है। r जो होगा ये हमारा होगा मूल बिंदु से दूरी, r जो होगा मूल बिंदु से दूरी होगा। और थीटा जो होता है, ये थीटा जो हमारा होता है ये होता है वैद्युत आघूर्ण की दिशा में या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना हुआ कोण। इस डायरेक्शन में देखो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है माइनस से प्लस, इस दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना हुआ कोण थीटा होना चाहिए। तो थीटा जो हमारा होगा ये होगा द्विध्रुव आघूर्ण से, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा से, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिशा लिख लो, एंटी क्लॉकवाइज दिशा से बना कोण, एंटी क्लॉकवाइज दिशा से बना कोण, ये थीटा हमारा होना चाहिए। अगर ये दो चीज हमें पता है तो हम सारी चीजों का, किसी भी बिंदु को दे दो, उस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम आसानी से पता ले जाएंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन बनेगा, जैसे यहाँ पे माइनस क्यू दे दिया, यहाँ से यहाँ पे हमारा दे दिया प्लस क्यू दे दिया, ठीक। ये हमारा दूरी दे दिया 2 मीटर, ये दूरी दे दिया हमारा 2 मीटर और ये एंगल दे दिया 60 डिग्री। अब हमसे कह रहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, हम आसानी से निकाल ले जाएंगे क्योंकि मध्य बिंदु से दूरी भी दे रखा है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा, यही तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, इस या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा से बना कोण होना चाहिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से बना हुआ कोण यही तो हमारा 60 डिग्री। लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दे, ये माइनस कर दे और यहाँ पे प्लस कर, तो यहाँ पे प्लस कर दे, ठीक, ये हमारा हो गया। और यहाँ से ये जो दूरी है 2 ही मीटर कर दे, ये कोण हमारा कर दे 30 डिग्री। अब कह रहा जरा बताओ कि इसका ये मान लो पॉइंट M है, तो कह रहा है कि पॉइंट M पर, बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो अब देखो सिंपल सा, हमें थीटा पता है और R पता है, आसानी से लगा देंगे तो हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि हमने थीटा क्या पढ़ा, थीटा पढ़ा है कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा से एंटी क्लॉकवाइज दिशा से बना कोण। एंटी, ये तो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये हो जाएगा, ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा ना, तो फिर हम यहाँ पे ये लगा पाएंगे। हम पहले ये कोण निकालेंगे और ये कोण हमारा कितना होगा 60 डिग्री। तो अब जितना काम होगा वो सारा काम हमारा किस पे होगा, 60 डिग्री पे होगा, ना कि हमारा किस पे 30 डिग्री पर होगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना क्वेश्चन में। देखो एक ऐसा ही बन सकता है कि जैसे यहाँ पे प्लस क्यू दे दिया और यहाँ पे हमारा माइनस क्यू दे दिया, ठीक, यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू, ये हमारी दूरी दे रखी है, यहाँ पे ये दूरी दे रखी है यहाँ पे 2 मीटर
और ये कोण दे रखा है हमारा, ये कोण दे रखा है, ठीक हाँ, ये कोण दे रखा है हमारा 60 डिग्री। कह रहा है कि यहाँ से बिंदु M पर, यहाँ मान लो M है तो बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर गलत कर बैठोगे। ये हम देखो, ये रटा रटा याद करके मत जाओ कि हम देखो इस दिशा से कोण निकाले थे, कोण हम निकाल कहां से रहे हैं, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब यहाँ पे जरा देखो, ये यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा थी, यहाँ पर देखो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या हो गई, ये दिशा हो गई, दिशा बदल गई। तो अब की बार कोण हमारा किधर से हो जाएगा, इधर से कोण हमारा निकल के आ जाएगा। अब देखो यार, एग्जामिनर हमारा भगवान होता है, वो कुछ भी कर सकता है, तो वो ऐसे कर देगा तो हमारा इस तरीके से लेकर चलना। हमें यहाँ पे पैटर्न समझ के चलना है कि एंगल हमारा कहाँ से होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा थोड़ा सा बड़ा चित्र बनाते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इतना बड़ा सा चित्र बनाते हैं। यहाँ देखो, ये ले लिया हमने यहाँ पे -q, ठीक, यहाँ से यहाँ पे हमने ले लिया एक +q ले लिया, ठीक है। अब +q ले लिया, ठीक, यहाँ से इस पॉइंट से, ये मान लो मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु हमारा होगा, यहाँ से r दूरी पर बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल हमारा कितना है, थीटा दे रखा है, यानी कि ये एंगल हमारा कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है। अब कह रहा है कि बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। अब देखो, बिंदु M जो है ना, तो हमारा अच्छी स्थिति में है ना निरक्षीय स्थिति में है। जब वैद्युत आघूर्ण की दिशा देखोगे तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या हमारी, ये दिशा होगी, ये दिशा हमारी किसकी होगी, वैद्युत आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी। अब यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में अक्षीय बन रहा है, निरक्षीय बन रहा है। तो हम एक काम करते हैं कि जो हमारा ये द्विध्रुव आघूर्ण है, इस द्विध्रुव आघूर्ण को हम दो कंपोनेंट में तोड़ देते हैं। इस द्विध्रुव आघूर्ण को दो कंपोनेंट में हम तोड़ देते हैं। जब दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो देखो, ये एंगल यहाँ से क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो ये वाला डायरेक्शन में जो बनेगा, एक हमारा इस डायरेक्शन में आएगा द्विध्रुव आघूर्ण, और जो इस डायरेक्शन में आएगा वो कितना होगा, ये होगा हमारा p cos थीटा के बराबर होगी। देखो एंगल किधर से बन रहा है, इसी डायरेक्शन में बन रहा है। अब सभी साथ तो माइनस प्लस का भी जरा ध्यान रखना। इस डायरेक्शन में हमारा एक बनेगा कंपोनेंट, हो जाएगा हमारा p cos थीटा, और एक कंपोनेंट बनेगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। एक कंपोनेंट जो बनेगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनेगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनेगा दूसरा वाला कंपोनेंट, ठीक। ये दूसरा कंपोनेंट जो बनेगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस तरीके से, इस तरीके से इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये बनेगा, ठीक। और ये कंपोनेंट हो जाएगा हमारा p sin थीटा के बराबर हो जाएगा। ये कंपोनेंट जो होगा ये हो जाएगा हमारा p sin थीटा हो जाएगा, ठीक। इतनी बात क्लियर है। इसका हमने क्या कर लिया, इस p से हमें कुछ नहीं मिल रहा था, तो इस p को हमने क्या कर लिया, दो कंपोनेंट में तोड़ लिया। एक बन गया p cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट बन गया हमारा p sin थीटा के बराबर बन गया, p cos थीटा और p sin थीटा बन गया। अब देखो कुछ नजर आ रहा होगा यहाँ से। अब जरा इस पॉइंट को थोड़ा सा बढ़ा ले रहा हूँ ताकि p का थोड़ा ढंग का बने, इस पॉइंट M पे, ठीक। अब जरा इस पॉइंट M को देखो, ये बिंदु M को देखो। अब क्या बिंदु M जो है p cos थीटा के लिए अच्छी स्थिति में हो गया। अब देखो इस p से हमें कोई मतलब नहीं है, p का काम खत्म हो गया। हमने p का यहाँ पे दो कंपोनेंट कर लिया, एक कर लिया p cos थीटा और दूसरा कर लिया p sin थीटा कर लिया। तो अब p का कोई काम नहीं, p को हटा दो। अब जितना भी काम करेंगे किस पे करेंगे, p cos थीटा और p sin थीटा पे, सारे काम p cos थीटा और p sin थीटा पे करेंगे। तो देखो p cos थीटा के लिए ये बिंदु M जो है वो हमारा कैसा हो गया, अच्छी स्थिति में हो गया। और p sin थीटा के लिए देखो, ये p sin थीटा के लिए ये पॉइंट M जो हुआ, ये पॉइंट M हमारा कैसा हो गया, निरक्षीय स्थिति में हो गया। ये निरक्षीय स्थिति में हो गया। अब दोनों के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे। तो जो p cos थीटा के लिए देखेंगे तो p cos थीटा के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इस दिशा में होगी, ठीक। ये कैसा, अक्षीय दिशा में है, तो अक्षीय को एक्सियल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम EA करके रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमारा किसकी होगी, EA की दिशा होगी, ठीक। यानी p cos थीटा का जो हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p cos थीटा बन रहा था, इसकी वजह से इस बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी इस तरफ हो जाएगी, EA हो जाएगी। तो फॉर p cos थीटा अगर हम यहाँ पर निकालें कि फॉर p
cos थीटा, तो p cos थीटा के लिए अगर मैं EA का मान निकालूं तो देखो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता था, वैद्युत क्षेत्र का मान होता था 2, वैद्युत क्षेत्र का मान 2kp डिवाइड बाई r क्यूब के बराबर होता था। ठीक, इसकी दूरी को हमने क्या मान रखा है, यहाँ से r मान रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब हमारा जो हमारा द्विध्रुव है, द्विध्रुव आघूर्ण है, वो p cos p ना होगी कितना है, p cos थीटा, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, p cos थीटा कर देंगे। ठीक है, अब बात तो समझ में आ रही है ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इस ध्रुव को क्या कर दिया, इस द्विध्रुव आघूर्ण को हमने दो आघूर्ण में तोड़ दिया, क्योंकि इसकी वजह से इस पॉइंट पे हमें कुछ मिल नहीं रहा था। तो एक कंपोनेंट हमारा आया p cos थीटा और एक कंपोनेंट हमारा आया p sin थीटा। अब p cos थीटा के लिए देखो, p cos थीटा के लिए ये पॉइंट हमारा कैसा हो जाएगा, एक्सियल यानी कि अक्षीय स्थिति में हो जाएगा, और p sin थीटा के लिए ये पॉइंट हमारा कैसा हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति में हो जाएगा। अब अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में तो हमें आसानी से पता है ना कि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो p जो हमारा p cos थीटा के लिए n पे अक्षीय स्थिति में निकाला, तो इसको EA से लिख दिया। इसकी हमारी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी 2kp cos थीटा बाई r क्यूब के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा p sin थीटा के लिए निकाल दो। p sin थीटा के लिए ये हमारा निरक्षीय स्थिति में पॉइंट m, तो पॉइंट m हमारा क्या जाएगा, इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, इसको E परपेंडिकुलर बना देते हैं, क्योंकि निरक्षीय में क्या होता था, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो यहीं पे तो हमारा पॉइंट पे तो निकाला जाता था। और ये पॉइंट हमारा कैसा है, द्विध्रुव के परपेंडिकुलर। तो देखो ये पॉइंट p sin थीटा, ये द्विध्रुव आघूर्ण, और ये इसका क्या हो जाएगा, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, क्योंकि ये इसके पॉइंट m जो है, ये पॉइंट m बिंदु m जो है, इसके p sin थीटा के कैसा है, निरक्षीय स्थिति में है, इसलिए इसके क्या बनेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये हमारा बन जाएगा। तो यहां से p अगर परपेंडिकुलर का निकालूं तो यहां से निकालूं फॉर p sin थीटा, फॉर p sin थीटा के निकालूं तो E परपेंडिकुलर जो होगा ये हो जाएगा kp डिवाइड बाई r क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो p नहीं है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना, p cos, सॉरी ये p सही है, p sin थीटा के निकाल रहे हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा, p sin थीटा के बराबर निकल के आ जाएगा। ठीक, ये हमारा E परपेंडिकुलर ये निकल गया। अब देखो, अगर दोनों वैद्युत क्षेत्र जो होते एक दिशा में होते तब तो हम जोड़ देते, अगर दोनों विपरीत दिशा में होते तो उसको हम घटा देते। अब देखो एक इधर जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो अब इन दोनों को क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकाल देंगे। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इसका रिजल्टेंट यही आ जाएगा, ये हो जाएगा रिजल्टेंट, यानी कि E नेट आ जाएगा। अब बस E नेट का मान हमें क्या करना है, यहाँ से निकालना है। तो देखो जब E नेट का मान निकालोगे, देखो यहां से E नेट का मान निकालोगे तो E नेट का मान कितना हो जाएगा, EA का स्क्वायर प्लस E परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर आ जाएगा यहाँ से। अब देखो ये हमारा वही लगा रहे हैं, यहाँ पर वही लगा रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब थीटा का मान देखो, इन दोनों के बीच में थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री तो cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो वहां पर हम इसको लिख नहीं रहे। ठीक, तो अब यहाँ से देखो हमारा E नेट का मान हो जाएगा रूट में E एक्सियल का मान, EA का मान कितना है 2kp cos थीटा, इसको नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो E नेट जो हो जाएगा, E नेट हो जाएगा हमारा रूट में EA का स्क्वायर प्लस E परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो E नेट बराबर हमारा निकल जाएगा रूट में EA का मान कितना है 2kp cos थीटा डिवाइड बाई r क्यूब पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद फिर प्लस का E परपेंडिकुलर कितना है kp sin थीटा, kp sin थीटा डिवाइड बाई r क्यूब का होल स्क्वायर के बराबर। अब देखो पूरे में से बाहर क्या निकल रहा है, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा E नेट पूरे में से बाहर, तो kp r क्यूब बाहर निकल जाएगा, तो जाएगा kp डिवाइड बाई r क्यूब, और ये हो जाएगा रूट में ऊपर कितना बचेगा 2 cos थीटा, तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बच जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, जरा देखो इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ, यहाँ पे करूंगा तो देखो ये क्या हो जाएगा, E नेट बराबर निकल जाएगा हमारा, E नेट बराबर हो जाएगा यहाँ से kp डिवाइड बाई r क्यूब रूट में, जरा इस cos
4 cos स्क्वायर थीटा को थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको लिख लेते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा। इस चीज को यहाँ पर उठाते लिख दिया, ठीक है। तो देखो ई नेट बराबर यहाँ से निकलेगा, ई नेट हो जाएगा KP डिवाइड बाई आर क्यूब, रूट में हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, ये थीटा है cos स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1, तो यहां से आ जाएगा ई नेट बराबर आ जाएगा KP डिवाइड बाई आर क्यूब, रूट में 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा, यहां से जाएगा KP डिवाइड बाई आर क्यूब, रूट में 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा के बराबर। अब इस स्थिति में अगर हमें थीटा और आर का मान पता है तो किसी भी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस हमें ध्यान क्या रखना है कि थीटा क्या होगा, थीटा जो होगा वो वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना हुआ कोण होना चाहिए, बस उसके बाद आसानी से निकल जाएगा। ई नेट का मान क्या आ जाएगा KP डिवाइड बाई आर क्यूब इंटू रूट में 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आसान से तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा काम तो क्या नहीं है, बस सिंपल सा हमने क्या है कि इस P का हमने क्या करें, दो कंपोनेंट कर दिया, एक P cos थीटा, एक P sin थीटा। P cos थीटा के लिए पॉइंट कैसा हो जाएगा, अच्छी स्थिति में जाएगा, देखो P cos थीटा यही तरफ जा रहा है तो ये पॉइंट कैसा हो जाएगा, अच्छे में हो जाएगा। और P sin थीटा के लिए ये पॉइंट, देखो ये पॉइंट परपेंडिकुलर है इसके, तो ये पॉइंट M जो हो जाएगा इसके कैसे जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन का निकल जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, हो गया इतना। चलिए ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो कुछ दिशा के बारे में बात कर लेते हैं कि जो हमारा यहाँ पे परिणामी वैद्युत, ये जो हमारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे जो हमारा देखो परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मतलब ये ई नेट मान लेते हैं कि OM से कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है। यहाँ से वैद्युत क्षेत्र E OM से फाई एंगल बनाता है, फाई कोण बनाता है। तो यहां से अगर हम tan फाई निकालना चाहें तो tan फाई बराबर हो जाएगा tan फाई, अगर हम यहां से निकालना चाहें tan फाई, तो जरा एक काम करो, जो ये परपेंडिकुलर वाला है इस परपेंडिकुलर को उठाकर यहाँ पर रख दो, ये परपेंडिकुलर को उठाकर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर रख दिया, तो ये हमारा हो जाएगा ई परपेंडिकुलर, ये हमारा EA है, ठीक। तो जरा यहाँ से tan फाई का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, और tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो ये निकल जाएगा हमारा ई परपेंडिकुलर डिवाइड बाई EA के बराबर हो जाएगा। अब जरा एक चीज देखो, ई परपेंडिकुलर का मान हमने कितना निकाला था, KP sin थीटा डिवाइड बाई आर क्यूब के बराबर, और EA का मान निकाला था 2KP cos थीटा डिवाइड बाई आर क्यूब से आर क्यूब कटेगा, KP से KP कटेगा, तो यहां से हमारा निकलेगा tan फाई बराबर क्या बचा, sin KP से KP कट गया, sin थीटा अपान cos थीटा, चल लिख लो 1/2 इंटू sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा के बराबर, तो tan फाई बराबर निकल जाएगा 1/2 tan थीटा के बराबर। यानी कि जो हमारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकल के आ रहा है, वो परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो है वो OM लाइन से या R से, OM लिख लो चाहे R लिख लो, कि R से कितना एंगल बना रहा है, तो कितना एंगल बनाएगा, tan फाई बराबर 1/2 tan थीटा के बराबर हो जाएगा। जहां पे फाई हो जाएगा वो फाई क्या होगा, फाई इज द एंगल, परिणामी वैद्युत क्षेत्र EOM से, चाहे यहाँ पे लिख लो कि फाई इज द एंगल made by the line, angle made by the line R। ये फाई जो है वो एंगल कहां से बना रहा है, एंगल मेड बाय द एंगल लाइन R, इस लाइन R से एंगल कितना बना रहा है, फाई एंगल ये बना रहा है, ठीक है। ये चीज ऊपर मिल गया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। अच्छा अब ये बताओ कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, अगर यहां से निकालना पड़े कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा,
अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो द्विध्रुव आघूर्ण से जो झुकाव होगा, देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो होगा हमारा द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण से झुकाव, द्विध्रुव आघूर्ण से झुकाव। देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जरा इसको समझते हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा, यही तो हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा आया है, ये हमारा क्या आया, वैद्युत क्षेत्र की दिशा आया, ठीक। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखो इस द्विध्रुव P से, देखो ये जो हमारा ओरिजिनल द्विध्रुव आघूर्ण है, इससे देखो कितने कोण पे है, ये यहां से थीटा बनेगा, ठीक। उसके थीटा के बाद फिर कितना घुमा, फाई घुमा है, तो द्विध्रुव आघूर्ण से जो झुकाव होगा वो झुकाव कितना हो जाएगा, झुकाव हो जाएगा हमारा थीटा प्लस फाई के बराबर। इतना हो जाएगा हमारा द्विध्रुव आघूर्ण से या द्विध्रुव आघूर्ण का क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। अगर कहीं से पूछे वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी तो हम देख लेंगे द्विध्रुव आघूर्ण से झुकाव कितना है, ये थीटा और फाई कितना, इन दोनों को जोड़ देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया। अब यहां पर देखते हैं कि जो मैं शुरू में कहा था कि इसी से ये फार्मूला जो हम ड्राइव कर लेंगे कि किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र वाला जो हमने फार्मूला ड्राइव किया कि E बराबर जो होगा ये होगा के पी डिवाइड बाई आर क्यूब रूट में 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था, ठीक। अब इसी फार्मूले से अक्षीय और निरक्षीय वाला भी निकलेगा, हमने बताया था ना, उसको निकालते हैं। देखो तो सबसे पहले हम लेते हैं अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में जब अक्षीय स्थिति में लेंगे तो अक्षीय स्थिति में थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री होगा, चित्र का मिटा दिया। अच्छा चलो चित्र बना देना जल्दी से, ये हो जाएगा माइनस क्यू, यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस क्यू, ये पॉइंट M था, इस पॉइंट M पर निकाल रहे थे, यहाँ पे हमारा आया था EA, यहाँ पे आया था हमारा E परपेंडिकुलर, ये आया था हमारा E नेट, ये था हमारा फाई और ये था हमारा एंगल थीटा, ठीक है, इतने तो था। इधर हमारा डाइपोल P था, ठीक। ये हमारा इस डायरेक्शन में बना था, ये बना था P cos थीटा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पर बना था P sin थीटा, ठीक। अच्छा अब जरा देखो हमसे कह रहा है कि जब अक्षीय स्थिति में होगा, अक्षीय स्थिति में थीटा का मान कितना होगा, 0। इस पॉइंट M पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। अगर पॉइंट M को हमें अक्षीय स्थिति में लेकर आना है, यानी इस पॉइंट M को ऐसे नीचे झुकाते जाएंगे झुकाते जाएंगे, जब ये पॉइंट यहाँ पर आके पहुंच जाएगा, यहाँ पर तुम कह देंगे कि कहाँ पहुंच गया, अक्षीय स्थिति में पहुंच गया। और जब पॉइंट M यहाँ पर आके पहुंचेगा तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा क्या हो, घटता तो जाएगा ऐसे धीरे धीरे, थीटा का मान 0 हो जाएगा। और जब थीटा का मान 0 हो जाएगा तो अक्षीय स्थिति में जरा यहाँ पर E रखो, जब यहाँ पर E रखोगे तो E, इसको A करके लिख दे रहा हूँ, E एक्सियल मतलब E अच्छी है, तो ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा हमारा EA बराबर, ये हो जाएगा देखो के पी डिवाइड बाई आर क्यूब रूट में 1 प्लस 3 कॉस का कॉस स्क्वायर 0, कॉस 0 का मान कितना होता है जरा बताओ जल्दी से, कॉस 0 का मान कितना होगा 1, तो के पी डिवाइड बाई आर क्यूब 1 प्लस 3 इंटू 1 के बराबर होगा, तो ये निकल जाएगा के पी डिवाइड बाई आर क्यूब रूट में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ई ए का मान निकल जाएगा हमारा यहाँ से हमारा ई ए का मान निकलेगा के पी रूट 4 कितना हो जाएगा 2 के पी डिवाइड बाई आर क्यूब के बराबर। देखो वही फार्मूला आ गया, जब अच्छे स्थिति में हमने रखा तो अच्छे स्थिति में फार्मूला कितना है 2 के पी डिवाइड बाई आर क्यूब के बराबर आ गया। अच्छा जरा याद करो इसकी दिशा क्या होती थी, दिशा याद है इसकी दिशा क्या होती थी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ही होती थी। जिस तरह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी उसी तरह हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती थी, जब हम कहाँ लेते थे वैद्युत क्षेत्र को अच्छी स्थिति में लेते थे, ठीक है। देखो आ गया ना वही चीज घुमा के, ठीक। चलिए क्लियर है इतना। अच्छा अब इसी पे ले लेते हैं निरक्षीय स्थिति में, यहाँ पे लेते हैं दूसरा जब है निरक्षीय स्थिति में लेते हैं।
निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। जब निरक्षीय स्थिति में लेंगे तो निरक्षीय स्थिति में देखो ये हमारा डायपोल होता था माइनस या आघूर्ण होता था माइनस क्यू प्लस क्यू, यहाँ पे हमारा पॉइंट एन निकलता था, यहाँ पे परपेंडिकुलर होता था, तभी तो उसको निरक्षीय स्थिति बोलते थे। तो निरक्षीय स्थिति में यानी कि इस एंगल को हम एम को कहाँ ले जाना है, एम को हमें यहाँ पर ले जाना है इसके परपेंडिकुलर, तो इसको घुमाते जाएंगे, जब यहाँ पर आएगा एम तो रोक देंगे, जब यहाँ पर आ जाएगा तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे थीटा का मान, तो थीटा का मान हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ इस फार्मूले में रखो तो E बराबर हो जाएगा KP डिवाइड बाई R क्यूब रूट में 1 प्लस 3 cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान हो जाएगा 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0 और रूट 1 का मान कितना होगा 1 होगा। ई परपेंडिकुलर लिख लो, तो ई परपेंडिकुलर बराबर हो जाएगा KP डिवाइड बाई R क्यूब के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो निरक्षीय स्थिति में और अक्षीय स्थिति में दोनों चीज क्या आ गया, सेम आ गया। अच्छा जरा सोचो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती थी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती थी, याद है, ये सब गायब। वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती थी वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होती थी। अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर होगी तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इधर होगी। दोनों कैसे होते थे, विपरीत दिशा में होते थे, ठीक है। खैर हमने यहाँ से इस तरीके से इसको ड्राइव कर दिया और आप भी इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।